फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग का सीटेट का पेपर सेकेंड है। ये 2019 का जो जुलाई में एग्जाम हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सीडीपी के पोर्शन को। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्णनों को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचान कीजिए। तो आप लोग कोहल वर्ग के सिद्धांत पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये इसमें क्या कहा गया है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवतावाद के लिए वैध होता है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिया गया है, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोग से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख कौशल में से एक है। अब ये मूर्त की बात किसने किया था, तो जीन पियाजे के द्वारा ये बातें कही गई थी मूर्त के बारे में। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। पहला है संवेदीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए था, दूसरा है यहाँ पे परिकल्पना अवस्था, तीसरी है मूर्त है और एक है अमूर्त है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ये आप लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो इसमें से सजीवात्मक चिंतन होता है या सुरक्षित रखने की योग्यता है, परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क होता है या द्वितीय वर्तुली प्रतिक्रियाएं होती है। तो इसमें आपसे बताना है कि क्या करना है। तो जो यहाँ पे निगमनात्मक तर्क है तो ये तो औपचारिक में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त मतलब जब उसके सामने, बच्चे के सामने कोई वस्तु रखे रहेंगे तभी उस बच्चे को देख पाएगा, जान पाएगा, उसके बारे में समझेगा। लेकिन जैसे ही उसे बच्चे के नजर से हटा देंगे तो उस चीज के बारे में वो समझ नहीं पाएगा। उसे मूर्त का मतलब जो हमारे सामने, अगर आपके पास इस टाइम आपको मोबाइल है, आपके सामने कलम है, कॉपी रखे हुए, तो वो आपके लिए मूर्त है। आगे देखिए, और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो अमूर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी जीन पियाजे से ही पूछा गया है। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो जीन पियाजे हैं और लेव वाइगोस्की हैं, इन्होंने जो संरचनावाद है उसको किस रूप में इन्होंने देखा है। तो कौशलों का अर्जन है, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन है, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया है और सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चौथा ही सही हो जाएगा कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन 2019 में का पूछा गया है, लेकिन अब बहुत जो लेवल है ऊपर हो चुका है। तो आप लोग क्वेश्चन को भी लगाइए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाए रहेंगे तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और देखिए जब इसमें सीटेट क्या है, सीटेट में ऐसा होता है किसी का ज्यादा नंबर से फेल नहीं होते हैं, कोई 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, हद से ज्यादा 10 नंबर से ही और उस लड़के का रिजल्ट या गर्ल्स हो बॉय हो उनका रिजल्ट रुकता है, बाकी वो ला लेते हैं, इससे ज्यादा किसी का नहीं रुकता है। तो हो सके कि आप लोग जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी को भी रट जाइए, तो आप आसानी से, अगर आप जनरल हैं तो 90 लाना होगा, अगर अदर कैटेगरी है तो आप 82 नंबर ला रहे हैं तो पासिंग हो जाएगा। लेकिन आपको लाना, आप लोग का टारगेट क्या रहना चाहिए, 90 ही रहना चाहिए कि अगर अपने राज्य में से आप दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो आप कोई फॉर्म आ रहा है तो भर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि समाचार पत्रों में कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं को में चिंतित करता है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, अगला है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित देने के लिए या लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका चौथा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आप लोग से
यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे आपसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो मीडिया, इसमें अगर ये भी पूछ सकता था कि कौन सा प्राथमिक समाजीकरण है और कौन सा द्वितीय समाजीकरण। तो प्राथमिक में हमेशा परिवार आ जाता है और प्राथमिक शिक्षिका पूछ ले तो माँ हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि महत्वपूर्ण भूमिका, तो मीडिया है, विद्यालय है, परिवार है और पास पड़ोसी है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है कि हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दूसरों के मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीकों से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। तो दूसरों, एक होता है अपने आप को जान लेना और एक होता है दूसरे को, यानी एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। तो जो इंटरपर्सनल होता है वो दूसरों की मनोभाव को जानता है, जैसे कि दुकानदार हो गए, जैसे कोई बेचने वाले चीज दूसरे के मनोभाव को समझ जाते हैं। उसके बाद एक इंट्रापर्सनल होता है जो खुद के मनोभाव को समझ जाए, अपने अंदर की खूबियों को देख ले। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है तीसरा, यानी यहाँ पे हो जाएगा इंटरपर्सनल, यानी अंतःवैयक्तिकता। और अंतरावैयक्तिकता पूछे तो अपने आप को, अगर यहीं पे दिया रहा था कि अपने को मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणाओं को जानता है, तो वहां पे आप लोग का हो जाता है इंट्रापर्सनल, लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। जो बच्चे होते हैं उनका जब आप आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे, तो आपको इसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखनी है। तो बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करने और नाम करना। ऐसा तो आपको करना ही नहीं कि आप बच्चों को जो ज्यादा जानता है उसको अलग करेंगे, जो कम जानता है उसको अलग करेंगे। आपको बच्चों को नामित नहीं करना है, तो आप वहां पे बच्चों को ये कार्य नहीं करेंगे। तो आपका जो पहला ऑप्शन है तो ऐसे ही गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, ये बिल्कुल सही है। समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, क्या कहा गया कि बच्चों की क्षमता, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो ये चर्चा करना भी सही है। तो सही ऑप्शन आपका ये भी है। तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका तीसरे ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एजुकेशन। तो इसमें हो जाएगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन और बाह्य प्रेरणा तथा एक रूपी मूल्यांकन मापदंड। तो एक होता है बाह्य प्रेरणा और एक होता है आंतरिक प्रेरणा, लेकिन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए, बाह्य प्रेरणा क्या होता है। अगर आप बाहर से किसी के चीज को देखे, अगर कोई नौकरी पास गया है या कोई अच्छा कार्य कर दिया, तो आपके अंदर भी मोटिवेशन जाग जाता है कि हमें भी करना है। लेकिन अगर आपका अंदर से मोटिवेशन है कि हमें एक शिक्षक बनना है, तो आंतरिक, वहां पे आंतरिक मोटिवेशन होगा और सबसे स्ट्रांग भी होता है आप लोग का आंतरिक ही मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। विकास में व्यक्तित्व भिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है वंशागति विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआती देता है। पर्यावरण कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करता है। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। वंशागति विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी परस्पर क्रियाओं पर विचार करना। तो सही ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसका ध्यान देना है आप लोग को। तो व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, तो ये नहीं पूछा है, बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति अलग, अगर दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उन लोग का विकास अलग हो सकता है। कोई बच्चा बहुत जल्द बोलने लगता है, बहुत जल्द चलने लगता है, कोई बच्चा थोड़ा सी देरी से बोलता है, देरी से चलता है। तो हर बच्चों की अलग अलग विकास होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होती है।
विकास समय के साथ धीरे धीरे घटती तो होती है। विकास के सटीक गति एवं प्रवृत्ति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो क्या एक बच्चे का विकास जन्म के साथ ही आप निर्धारित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है, ऐसा नहीं कहना है आप लोग को। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पक्षपात हो रहा है, लिंग पक्षपात किया जा रहा है। लड़कों को ज्यादा तरज्जु दिया जा रहा है, लड़कियों को दबा दिया जा रहा है। तो ये सही ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक समस्या का मूल एवं अपसारी समाधान। अपसारी का मतलब एक देखिए, एक होता है, यहाँ पे समझते हुए भी चलिए कुछ वर्ड जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होता है अभिसारी। यहाँ पे है एक अभिसारी। तो अपसारी में जैसे कि एक ये बिंदु है, यहाँ से आप इधर भी सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, यानी आपका हर तरफ का रास्ता खुला हुआ है, हर तरह दरवाजा खुला हुआ है। आप एक क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन के कई आंसर आप ढूंढ सकते हैं। अभिसारी में क्या होता है कि ये एक बिंदु है और सारी सोच आके आपकी इसी बिंदु पे ही अटक जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी। अभिसारी, अब इसको ट्रिक से पकड़ना, भ भीतर, तो ये सारी सोच एक तरह आके इकट्ठा हो रही है। अपसारी में पास पास मतलब बिखर गई है। तो सही आप यहाँ पे अपसारी और अभिसारी में उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, अगला ऑप्शन पढ़िए क्या कहा गया इसमें। समाधान के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अहम केंद्रित बच्चों की, एगोसेंट्रिज्म चिल्ड्रेन की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। तो ये किसके अंदर होगी? जो बच्चा क्रिएटिविटी होगा, जिसके अंदर कोई कार्य करने के लिए तात्पर्य रहेगा, तो इसके अंदर ये पाया जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किसी प्रकार के अनुकूलन करना चाहिए। दृश्य रूप से बाधित है, उस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक आप शिक्षक है, आप उस टाइम उस बच्चे के साथ क्या करेंगे? तो स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक महत्व प्रयोग करना बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग आगे के भी ऑप्शन को पढ़ेंगे, हो सके कि इससे भी कोई बेस्ट ऑप्शन हो। कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। जब बच्चा देख ही नहीं सकता है तो फिर आप वैसे उपकरण का प्रयोग ही क्यों करेंगे? अनेक प्रकार के लिखित तो देना ही नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सहयोगात्मक अधिगम यानी कोऑपरेटिव यानी लर्निंग एंड यहाँ पे पूछा गया है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है। सक्रिय रूप से हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना। एक होता है हतोत्साहित और एक होता है प्रोत्साहित। तो हमेशा ये सही होता है, लेकिन हतोत्साहित गलत होता है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी का मतलब है कि हर प्रकार के बच्चों को आपके एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ाना है। एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। एक रूपी निर्देश आप इसलिए नहीं दे सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, किसी बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, अब सबके लिए आप एक ही नियम लागू कर देंगे तो, और कोई बच्चा उसी में प्रभावशाली है तो एक ही नियम आप सब पे लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समावेशी का मतलब है कि आप एक छत के नीचे एक क्लास में तो पढ़ाइए, लेकिन हर बच्चे को ध्यान दीजिए कि किस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगमकर्ताओं एवं उनके प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। दृश्य पठन अक्षमता, यहाँ पे वो अधिगमकर्ताएं धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता में अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। उसके बाद अवधानात्मक कमी,
अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणति नहीं होता है। यहाँ पे भी कैसा पूछा है, निगेटिव पूछा है। तो पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। जहाँ पे आपको ये दोहराना, स्मरण करना, याद करना, दंड देना, ये सारे वर्ड मिल जाते हैं तो ये निगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन ही गलत हो जाता है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करना के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे भी पूछा गया है नहीं वाला ही। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। तो विद्यार्थी को जटिल, सार्थक एवं समस्या अधिगम गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है निगेटिव वाला, तो पहला तो सही कहा गया है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कहा है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्तालाप में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान को पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए, अध्यापक विशिष्ट सत्रवासन मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन और फीडबैक देते हैं। बिल्कुल यही सही हो जाएगा, यही आपका गलत है और ऑप्शन नहीं वाला ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको भरना है, निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। तो यहाँ पे अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है। तो लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शों बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, हम उम्र साथियों को समझना, स्वयं से प्रश्न करना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब कि आपको बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। इसको खुद बच्ची को आनंददायक आ रहा है, तो ये तो आंतरिक हो गया, लेकिन ये बाह्य पूछा। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य खुद करती हूँ, ये भी आंतरिक है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ, ये भी है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियति कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है और सही ये भी यही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। निम्नलिखित रणनीति में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचना एवं संस्करण, दंडात्मक बिल्कुल गलत हो। एक रूप और मानकीकृत ये भी गलत। आपके सामने दो ऑप्शन बचा, अब इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां पे बच्चा खुद एक्सप्लोर करेगा, डिस्कशन करेगा, यानी अन्वेषण और परिचर्चा करेगा, वहां पे ज्यादा सीखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों की गलतियों एवं भ्रांति धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक रुकावट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखा करनी चाहिए। सूचना सूचित करती है कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न है। तो ऐसा नहीं है, सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो यानी वो सीख रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। तो बच्चों को किस रूप में देखेंगे, लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पट्टियां या खाली स्लेट जिसके जीवन का अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। अगला ऑप्शन भी देखिए, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह को निगरानी करना और उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। ये सारे ऑप्शन गलत है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सही तरीकों से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास को ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है और विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो सही ऑप्शन आपका 4था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछा गया है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्था तरीके को क्या कहा जाता है। तो मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपसे सही पूछा है तो स्कीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकते हैं। तो ये इसके फोल्डिंग का कार्य बातें हो रही है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथनों को प्रकाशित करते हैं। तो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD होता है, जोन प्रेक्समल यानी जोन ऑफ प्रेक्समल डेवलपमेंट। उसके बाद साम्य धारणा है, संरक्षण है, बुद्धि है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, लेवा इगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक परस्पर क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध और अनुकूलन एवं संगठन। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, आपका सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे दूसरा। तो ये आप लोग का 2019 का जो जुलाई में पेपर हुआ था, 2019 का जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो क्लास आप लोग नहीं देखें, जैसे आप लोग का 18 का कंप्लीट हो चुका है, 23, 24 और ये हम लोग 19 का भी कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये पेपर आप लोग को JLV एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे ये पेपर और इसका आंसर शीट दोनों मिल जाएगा। आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।